विद्यार्थियों का स्वागत। जैसा कि हम जानते हैं कि समष्टि अर्थशास्त्र का एक महत्वपूर्ण टॉपिक राष्ट्रीय आय और उससे संबंधित अवधारणाएं होती हैं। हमने पहले वीडियो के अंदर GNP, GNI और GNE सकल राष्ट्रीय उत्पाद, सकल राष्ट्रीय आय, सकल राष्ट्रीय व्यय के ऊपर एक वीडियो तैयार किया और उससे संबंधित जो शब्दावली थी वो भी हमने देखी। हमने ये देखा कि GNP के अंदर तीन बातें हैं। एक राष्ट्र से संबंधित है, एक उस वर्ष विशेष से संबंधित है, तीसरी बात उस वर्ष में देश के जो साधन हैं, समस्त प्रकार के साधन, चारों प्रकार के साधन, श्रम, भूमि, पूंजी और साहस, उन साधनों के द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तुएं जो हैं, अंतिम वस्तुओं और वस्तुओं एवं सेवाओं का बाजार मूल्य दिया जाता है। उन सेवाओं के बाजार मूल्य के योग को हम GNP या सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहते हैं। जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के बाजार मूल्य का योग, इसलिए बाजार मूल्य का योग होने के कारण GNP एट मार्केट प्राइस कहलाता है। GNP एट मार्केट प्राइस कहलाता है। एक बात और यहाँ पर हमने देखी थी कि हमारे देश की जो समस्त साधन हैं, उन साधनों के द्वारा जो वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन किया है वो देश की भौगोलिक सीमा के अंदर किया हो या भौगोलिक सीमाओं के परे शेष विश्व के अंदर कहीं किया हो, तो वो समस्त वस्तुओं और सेवाओं के बाजार मूल्य के योग हमारा GNP एट मार्केट प्राइस है। इस GNP जो एट मार्केट प्राइस है, उस में से हम कुछ और दूसरी चीज़ें और देखते हैं कि GNP एट मार्केट प्राइस के आधार पर GNP एट फैक्टर कॉस्ट भी होता है। GNP एट फैक्टर कॉस्ट होता है, GNP एट मार्केट प्राइस होता है। दो तीन बातें हैं यहाँ पर, GNP एट मार्केट प्राइस, GNP एट फैक्टर कॉस्ट, रियल GNP भी होता है। तो ये सारी चीज़ें हमें साथ साथ में देखनी चाहिए कि मार्केट प्राइस के ऊपर जो है वो अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का देखा जाता है। ये फैक्टर कॉस्ट जो है ये वो है कि हमारे देश के समस्त साधन जो हैं वो उत्पादित करते हैं। जितना उत्पादन किया जाता है उन उत्पादन किए जाने वाले मौद्रिक मूल्य में से कुछ आय सरकार के खजाने में शुद्ध अप्रत्यक्ष के रूप में चली जाती है। इसलिए इस GNP एट मार्केट प्राइस में से जो शुद्ध अप्रत्यक्ष कर घटा दिया जाता है तो GNP एट फैक्टर कॉस्ट हो जाती है। लेकिन हम एक मॉनेटरी जो मनी इनकम के ऊपर या मार्केट प्राइस के ऊपर जो GNP होती है, यानी एक मौद्रिक आय जो है, मौद्रिक मूल्य जिसका होता है, और एक वास्तविक मूल्य होता है, ये दो शब्द और इसके साथ GNP के साथ में देखा जाते हैं कि ये GNP कौन सी है। यहाँ पर हम दो बातें इसमें और देखते हैं। जैसा बाज़ार के अंदर जो वस्तुएं हैं, उन वस्तुओं का बाज़ार का मूल्य जब लेते हैं तो उसका GNP मौद्रिक मूल्य के ऊपर GNP का मौद्रिक मूल्य कहलाता है। लेकिन यदि उस वर्ष विशेष के सापेक्ष किसी आधार वर्ष की तुलना में कितना मूल्य बढ़ गया, तो उस मूल्य वृद्धि के प्रभाव को यदि हटा लिया जाए तो कांस्टेंट प्राइस के ऊपर जो मूल्य निकलता है उसको वास्तविक GNP कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे 2010, 11, अब बेस ईयर जो है 11-12 का मान लो, 11-12 में मान लीजिए किसी देश की GNP है 120 करोड़ रुपया, उस वक्त प्राइस इंडेक्स 100 है। ये आपका वर्ष है जिसके कीमत देखा जाता है, ये GNP है और ये प्राइस इंडेक्स है। इस प्राइस इंडेक्स के आधार पर जो मूल्य लिया जाता है वो मौद्रिक मूल्य है GNP का।
वो मौद्रिक मूल्य आपका 120 करोड़ रुपए का हो गया। लेकिन यदि 2019-20 के अंदर मैं ये कहूँ कि मान लीजिए 150 हो जाता है और 150 होने का यानी कीमतें 1.5 गुनी होगी और मान लीजिए उस बाज़ार मूल्य के ऊपर जो इस कीमतों के ऊपर लेते हैं वो 120 से बढ़ करके 180 करोड़ रुपए का हो गया। तो ऐसी स्थिति में देखते हैं कि प्राइस इंडेक्स भी डेटा हो गया, वस्तुओं का मूल्य भी डेटा हो गया। वास्तव में वस्तुओं और सेवाओं की संख्या भी नहीं बढ़ी है, उनका उत्पादन भी नहीं बढ़ा है। ये जो मूल्य बढ़ा है ये प्राइसेस के कारण बढ़ा है, इसलिए रियल जीएनपी हमारी सेम रह गई। यानी रियल जीएनपी निकालने के लिए इस जीएनपी वाली जो मौद्रिक मूल्य है उसके अंदर प्राइस इंडेक्स का बात देंगे, 100 से गुणा कर देंगे तो 180/150 गुणा 100 ये आपका 120 करोड़ रुपये ही रह जाता है। इस तरह से हम ये देखते हैं कि ये हमारा जो वास्तविक मूल्य है ना वो आपका 120 करोड़ रुपये है। ये मौद्रिक मूल्य हमारा जीएनपी का 120 करोड़ रुपये था, ये वास्तविक मूल्य आपका आ जाता है। इसमें वास्तविक मूल्य का मतलब प्राइसेस इंडेक्स को ध्यान में रखते हुए जो मूल्य निकाला जाता है उसको अपन देखते हैं। इसके अंदर मूल्य वृद्धि के प्रभाव को हटा दिया जाता है, तब हम इसको देखते हैं। इसके बाद हमने ये एक और शब्द आता है जीडीपी। जीडीपी वैसा नाम से स्पष्ट है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट शुद्ध सकल घरेलू उत्पाद, इसके अंदर कहीं विश्व का नाम नहीं है। हमने ये देखा कि जीएनपी में दो चीज़ें शामिल हैं। एक हमारे देश के साधन है, वो हमारे देश की भौगोलिक सीमा के अंदर जो कार्य किया है, और एक शेष विश्व में जो काम किया है। हमारे देश के साधन दो जगह काम किया है। शेष विश्व में काम करने के बाद में शुद्ध विदेशी आय जो है, शुद्ध आय, इनकम, नेट इनकम फ्रॉम अब्रोड, ये जो विदेशों से कमाई गई आय इस जीएनपी में से घटा लें, इस जीएनपी में से घटा लें तो जो घटाई हुई आय ऐसी होगी जो हमारी भौगोलिक सीमा के भीतर हमारे देश के समस्त साधनों के द्वारा की गई हो, उस आय को हम जीडीपी कहते हैं। जीडीपी क्या बना? इस जीएनपी माइनस नेट इनकम फ्रॉम अब्रोड, ये शेष विश्व नेट इनकम, नेट फैक्ट्री इनकम कह देता हूँ, नेट फैक्ट्री इनकम फ्रॉम अब्रोड, ये जो आय बचती है उसको जीडीपी कहता हूँ। अगर ये मार्केट प्राइस के ऊपर है, बाजार मूल्यों के आधार पर है, तो ये जीडीपी भी मार्केट प्राइस के ऊपर होगी। जीडीपी और जीएनपी के अंदर मात्र जो अंतर है वो शुद्ध आय जो विदेशों से कमाई गई है उसी का अंतर होता है। ये हो सकता है जीरो हो, जीरो का मायने ये होगा कि हमने जितना विदेशों में कमाया उतनी ही आय विदेशी साधन हमारे देश में कमा करके ले गए, इसलिए शुद्ध जीरो हो गया। यदि हम ज़्यादा कमा करके लाए, हमारे यहाँ से कम कमा करके ले गए, तो शुद्ध साधन आय जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा। यदि हम जितना कमा करके लाए हैं उससे ज़्यादा हमारे यहाँ से कमा करके दूसरे देश के साथ ले गए तो ये नेगेटिव हो जाएगा। नेगेटिव होगा इसका मतलब बाहर नेगेटिव साइन होने का मतलब ये आपका प्लस का हो जाएगा और जीडीपी का मान जीएनपी से अधिक हो जाएगा। इस प्रकार से जीडीपी भी एक तरह से जीएनपी का ही संबंधित अवधारणा है। जीडीपी के अंदर एक भौगोलिक सीमा के भीतर रहते हुए साधनों के द्वारा किए गए उत्पादन का मूल्य होता है। इसी में भी ये भी दो प्रकार की हो सकती है, एट मार्केट प्राइस हो सकती है, एट फैक्टर कॉस्ट हो सकती है। फैक्टर कॉस्ट के ऊपर जीडीपी देखना हो तो हमें एक चीज़ ध्यान रखनी होगी, जीडीपी एट मार्केट प्राइस और जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। फैक्टर कॉस्ट यानी साधन लागत के ऊपर। हम जानते हैं कि एक देश के अंदर वर्ष भर के अंदर जो उत्पादन के साथ उन्हें जो काम किया है, जो उत्पादन किया है, उस उत्पादन का मूल्य अगर भौगोलिक सीमा के भीतर का देखते हैं तो जीडीपी है, और सारे कहीं पर भी वो उत्पादन किया हो, शेष विश्व में क्या हो या भारत में क्या हो, तो ऐसी स्थिति में वो जीएनपी हो जाएगा। लेकिन इस उत्पादन के मूल्य के अंदर ऐसी आय भी शामिल है जो सरकार के खजाने में अप्रत्यक्ष कर के रूप में चली गई, साधनों को प्राप्त नहीं हुई। यदि उस शुद्ध अप्रत्यक्ष करों को घटा लिया जाए, इसमें से जीएनपी में से अगर जीएनपी है और उसमें से शुद्ध अप्रत्यक्ष कर ये घटा लें, तो ऐसी
स्थिति में हमारा आपका जो होगा जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट होगा। देखो ये मार्केट प्राइस है और ये आपका फैक्टर कॉस्ट है। इसमें फ़र्क कितना है, इसमें शुद्ध अप्रत्यक्ष कर घटाया जाता है। नाम शुद्ध का नाम लेते ही दो चीज़ों का अंतर है। एक तो हमने अप्रत्यक्ष कर जो सरकार के खजाने में दिया और दूसरा सरकार के खजाने से अनुदान के रूप में साधनों को प्राप्त होगी। इसलिए अप्रत्यक्ष इनडायरेक्ट टैक्स जो है, इनडायरेक्ट टैक्स और अनुदान सब्सिडी, इन दोनों का जो अंतर है उसको हम शुद्ध अप्रत्यक्ष कर कहते हैं। या इसको यहाँ जब रखेंगे तो ये तो माइनस हो जाएगा और ये माइनस का निशान प्लस हो जाएगा और इसको अपन यूँ भी कह सकते हैं कि जीएनपी एट मार्केट प्राइस माइनस अप्रत्यक्ष कर और प्लस अनुदान, ऐसा कर देंगे तो हमारा जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट होगा, जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट होगा। एक दूसरी चीज़ और हमारे सामने अवधारणा आती है एनएनपी। ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण धारणा होती है एट मार्केट प्राइस। मैं कहूँ कि जितना उत्पादन साल भर के अंदर उत्पादन के शाखों के द्वारा किया जाता है, उन उत्पादन करने के बदले में हमारी जो मशीनरी है उसका उपयोग किया जाता है। मशीनरी का टूट फूट या उसकी मरम्मत पे हमें खर्च करना पड़ता है, या उसका कैपिटल कंजम्पशन अलाउंस होता है, या जो फिक्स्ड कैपिटल है उसका उपयोग हमने कर लिया, उस उपयोग करने के बदले में या इस टूट फूट के बदले में या कैपिटल कंजम्पशन अलाउंस है या फिक्स्ड कैपिटल है उसका उपयोग कर दिया, तो ये हमारा डेप्रिसिएशन कहलाता है, मूल्यह्रास कहलाता है। मूल्यह्रास, ये मूल्यह्रास यद्यपि एक बहुत महत्वपूर्ण टर्म है, लेकिन किसी मशीनरी का उपयोग एक साल में हमने कितना किया इसका आकलन करना बहुत, जितना ही महत्वपूर्ण है उतना ही जटिल भी है। अगर किसी मशीनरी मान लीजिए वो 1 लाख रुपए की है और वो 1 लाख रुपए की मशीनरी मान लीजिए 20 साल चलती है, तो ऐसी स्थिति में हम ये कहेंगे कि 1 लाख रुपये में 20 का भाग देंगे तो 5,000 रुपये सालाना वो डेप्रिशिएट हुई है, उसका मूल्य में कमी आती गई। तो इसलिए उस मशीनरी की जीवन अवधि और उसकी लागत का पता हो तभी जाकर के उस डेप्रिशिएशन का पता लग पाता है। और ये दोनों ही जटिल काम होते हैं कि मशीनरी कितने वर्ष तक चलेगी, और जब तक वो वर्ष का पता नहीं लगेगा तब तक इस टूट फूट का आभास नहीं हो पाता है। लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण इस मायने में है कि यदि हमने जितना उत्पादन किया और उसके लिए अधिक मशीनरी का टूट फूट हो गया तो हमारा उत्पादन उतना सार्थक नहीं है जितना कि बिना टूट फूट किया, कम टूट फूट के हमने उत्पादन किया है वो ज़्यादा सार्थक होता है। इसलिए हमारा जीएनपी जो है उस जीएनपी एट मार्केट प्राइस में से अगर डेप्रिसिएशन घटा लें, वर्ष भर में मशीनरी का जो टूट फूट हुआ उसको यदि घटा लें तो हमारा एनएनपी एट मार्केट प्राइस कहलाएगा। यहाँ एक बात और मैं आपको बताऊँ कि फिर ये एनएनपी एट मार्केट प्राइस जो है, एनएनपी एट मार्केट प्राइस, इसमें से इनडायरेक्ट टैक्स घटा लूँ, इनडायरेक्ट टैक्स घटा करके, टैक्सेस घटा करके सब्सिडी जोड़ दूँ, तो ये आपका यहाँ जो शब्द होता है, जैसे यहाँ शब्द था जैसे एनएनपी एट मार्केट प्राइस है, उसके अंदर से आप इनडायरेक्ट टैक्स घटा लें और सब्सिडी जोड़ दें तो जो यहाँ शब्द था वही शब्द यहाँ हो जाता है एनएनपी, लेकिन ये मार्केट प्राइस की बजाय फैक्टर कॉस्ट हो जाता है। इस तरह से ये 2-3 शब्द हमारे लिए काम के हो गए, और उन शब्दों को का उपयोग करने से पूर्व हमें एक तो डेप्रिसिएशन का मालूम होना चाहिए। डेप्रिसिएशन जीएनपी में से घटाएंगे एट मार्केट प्राइस तो हमारा एनएनपी एट मार्केट प्राइस बन जाएगा। एनएनपी एट मार्केट प्राइस में से इनडायरेक्ट टैक्स घटा करके सब्सिडी अगर जोड़ देंगे, या यूँ कह सकता हूँ एनएनपी एट मार्केट प्राइस माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स को हटाऊँगा तो एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट होगी। और आपको ये जानना चाहिए कि एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट है, इसी का नाम राष्ट्रीय आय होता है। ये राष्ट्रीय आय है, ये राष्ट्रीय आय जैसा नाम से स्पष्ट है, हमारे देश के साधनों को प्राप्त हुई है ये आय उत्पादन करने के बदले में, क्योंकि ये अप्रत्यक्ष कर प्राप्त नहीं हुआ इसलिए इसको इसमें से घटा लिया था, अनुदान प्राप्त हो गया साधनों को इसलिए इसको जोड़ दिया गया, ये राष्ट्रीय आय।
अगर इसमें से हम विदेशों से कमाई गई साधन आय घटा लें, इस NNP फैक्टर कॉस्ट में से विदेशों से घटाई गई दर, तो वो हमारे NDP बन जाता है। NDP का मतलब शुद्ध घरेलू उत्पाद। शुद्ध घरेलू उत्पाद जैसा नाम से स्पष्ट है, शुद्ध घरेलू उत्पाद जैसा नाम से स्पष्ट है कि इसके अंदर दो जगह से उत्पादन हुआ है। दो जगह से, कौन कौन सी जगह से? एक तो निजी क्षेत्र से हुआ है, निजी क्षेत्र से हुआ है, और दूसरा सरकारी क्षेत्र से हुआ है। निजी क्षेत्र से उत्पादन जो हुआ है वो कौन कौन सा? जैसे खेत से है, कारखाने से है, दुकान से है, आपका कोई निजी उपकरण से है, निजी जो कंपनी या कारखाना जो इस तरह के हैं, निजी कोई भी उपकरण जो है उनसे जो उत्पादन हुआ है, चाहे वो वस्तुओं का हो चाहे वो सेवाओं का हो, वो निजी क्षेत्र के द्वारा उत्पादन हो रहा है। दूसरा सरकारी क्षेत्र का, वो सरकारी क्षेत्र क्या क्या होते हैं? सरकारी उपकरण हो सकते हैं, या सरकारी और कोई क्षेत्र आपका हो सकता है जो आपके सरकारी क्षेत्र के अंदर उत्पादन है। यदि इस NDP में से या इस निजी क्षेत्र वाली आय को जो देखें, यहाँ जो निजी क्षेत्र में उत्पादन किया है वो देखें, इस आय के अंदर कुछ चीज़ें और जोड़ लें। क्या क्या चीज़ जोड़ दूँ? एक चीज़ तो इसके अंदर हमें जोड़नी चाहिए कि हमारे जो राष्ट्रीय ऋण हैं, ये राष्ट्रीय ऋण, इन राष्ट्रीय ऋणों के ऊपर एक बहुत बड़ी राशि होती है ब्याज, राष्ट्रीय ऋणों पर ब्याज। ये हमारे निजी क्षेत्र के साधनों को प्राप्त होती है, सरकार चुकाती है। जब सरकार चुकाती है और उसी भांति से एक हस्तांतरण भुगतान होता है। यह स्थानांतरण भुगतान दो प्रकार के हो सकता है, जैसे पेंशन है, जैसे ये हमारी सरकार के द्वारा स्थानांतरण भुगतान है। कुछ विदेशी लोग भी स्थानांतरण भुगतान कर सकते हैं। ये सरकार की ओर से भी आ सकता है और विशेष विषय से भी आ सकता है। हमारे देश की सरकार से हो सकता है, शेष विषय से हो सकता है, शेष विषय से हो सकता है। तो इस प्रकार की जो आय है, निजी क्षेत्र में कमाई गई आय, राष्ट्रीय ऋणों पर ब्याज, स्थानांतरण भुगतान, और यदि विदेशों से, चूँकि NDP के अंदर वो नहीं थी, विदेशों से कमाई गई आय नहीं थी, लेकिन हमारे देश के साधनों को आय प्राप्त हुई है, इसलिए शेष विश्व से जो आय प्राप्त हुई है, शेष विश्व से कमाई गई आय, विश्व से कमाई गई आय, ये कमाई गई आय भी शामिल कर लो। ये चार चीज़ें होंगी, दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस, इन चारों का योग जो है वो हमारी निजी आय कहलाती है। निजी आय, ये शब्द भी एक राष्ट्रीय आय से संबंधित अवधारणा है। ये भी एक फ्लो है, ये भी उसी प्रकार का है जैसे हमारा GNP, GNI, GNE, NNP, INDP, या ये जो थे, उसी प्रकार की ये निजी आय है। इस निजी आय का हम उपयोग क्या करते हैं? इसके द्वारा हम व्यक्तिगत आय निकालेंगे। व्यक्तिगत आय, जैसा नाम से स्पष्ट होता है कि व्यक्तिगत आय है, व्यक्तियों की आय है, लेकिन यह भी राष्ट्रीय आय का ही पार्ट है। इस राष्ट्रीय आय का ही पार्ट निजी आय थी, ये भी आपकी व्यक्तिगत आय थी। इस व्यक्तिगत आय को निकालने के लिए इस निजी आय में से ऐसी आय घटा लें जो साधनों के द्वारा कमाई गई तो है, लेकिन साधनों को प्राप्त नहीं हुई। निजी क्षेत्र में कमाई तो थी लेकिन साधनों को प्राप्त नहीं हुई। जैसी वो कौन सी आय हो सकती है? निजी कंपनी ने अपनी बचत कर ली, वो बचत साधनों की आय थी, राष्ट्रीय आय का भाग थी, निजी आय में है लेकिन साधनों को नहीं दिया। इसलिए इसमें से जो निजी कंपनियों की बचत है, निजी कंपनियों की बचत, कंपनी की बचत एक, दूसरा निगम कर, ये जो निगम होते हैं इनको ऊपर कॉरपोरेशन टैक्स होता है। ये कॉरपोरेट टैक्स जो है ये भी सरकार ले लेती है, और था निजी क्षेत्र के अंदर कमाया गया लेकिन मिला नहीं, इसलिए इसको भी घटा लेते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो और चीज़ें, जैसे अविकृत लाभ है, अविकृत लाभ ये कंपनियां देती नहीं है, बांट रख लेती है, और ये कहती है जैसे निजी कंपनी की बचत है या अविकृत लाभ है, इसका उपयोग तो कंपनी अपने विस्तार के लिए करेगी। करे कैसे? विस्तार के लिए करे, चाहे किसी रूप में करे। ये जो हमारा है ये पार्ट निजी आय का था, लेकिन व्यक्तियों को प्राप्त नहीं हुआ। कमाया हुआ था उस वर्ष विशेष में, साधनों के द्वारा कमाया हुआ था, व्यक्तियों को नहीं मिला, इसलिए हमने इनमें से इसको तीनों को घटा दिया। कुछ चीज़ ऐसी हो सकती है जो उनको मिला है,
जैसे लाभांश है, उसको लाभांश मिल गया तो उसको जोड़ लेंगे। ये जो चीज़ें आएंगी, इस निजी आय में से ये चीज़ें घटाने के बाद जो बनेगी उसका नाम होगा व्यक्तिगत आय, पर्सनल इनकम। ये पर्सनल इनकम एक ऐसी आय होती है जो व्यक्तियों की आय होती है, लेकिन इसके ऊपर पूरा अधिकार व्यक्तियों का नहीं बना है। इस व्यक्तिगत आय में से कुछ राशि ऐसी होती है जिसके ऊपर हक या अधिकार सरकार का है। वो कौन सी है, वो कौन सा पार्ट है? इस व्यक्तिगत आय में से यदि प्रत्यक्ष कर घटा ले, प्रत्यक्ष कर जैसे आयकर है, मृत्यु कर है, या संपदा कर है, या कुछ और ऐसे कर हैं जो आपके प्रत्यक्ष कर होते हैं, फीस है, जुर्माना है, किसी न्यायालय के द्वारा जुर्माना किया हुआ हो, ऐसा प्रत्यक्ष कर जो होता है वो व्यक्तियों को पहले अपनी आय में से, उस व्यक्तिगत आय में से चुकाना पड़ता है। ये व्यक्तियों का दायित्व है। इसलिए ऐसे जो प्रत्यक्ष कर हैं या ऐसे फीस जुर्माने हैं वो व्यक्तिगत आय में से घटा लें तो ये जो पार्ट बना, ये पार्ट बना, इस पार्ट का नाम होता है डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम, खर्च करने योग्य आय। ये आय ऐसी बनी जो व्यक्तियों का अधिकार इसके ऊपर आ गया। व्यक्ति इसको अपनी इच्छा से खर्च कर सकते हैं। इच्छा से खर्च दो जगह करते हैं। दो जगह कहाँ कहाँ कर सकते हैं? या तो उपभोग के रूप में कर सकती हैं या वो बचत के रूप में उपयोग ले सकती हैं। दो बातें हैं, या तो उपभोग के रूप में कर लेंगे या बचत के रूप में कर लेंगे। ये उपभोग कौन सा होगा? ये किसी एक व्यक्ति का नहीं है, सब देश के समस्त नागरिकों के द्वारा किया गया उपभोग है। इसलिए इसको समग्र उपभोग भी कहते हैं। समग्र उपभोग, ये समग्र उपभोग ऐसा होगा जो लोगों के जीवन स्तर को निर्धारित करता है। और ये बचत जो है ये भी कोई एक व्यक्ति की नहीं है, ये भी पूरे देश की बचत है। इस बचत का किस रूप में काम मिलेंगे? इसको विनियोग के रूप में काम मिलेंगे, विनियोग या पूंजी के निर्माण के रूप में काम मिलेंगे, या ये पूंजी का निर्माण का स्रोत का काम ये बचत करेगी। इसलिए ये बचत जो है ये देश के पूंजी निर्माण का एक स्रोत है, एक केंद्र है और सामर्थ्य है। वो कितना हम विनियोग करेंगे, पूंजी निर्माण कितना करेंगे, ये बचत के ऊपर डिपेंड करेगा। और बचत स्वयं डीपीआई का पार्ट है, डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम का पार्ट है, खर्च करने योग्य व्यक्तिगत आय का पार्ट है। यहाँ ये मशीनरी का कितना निर्माण किया जाएगा, जैसा हम जानते हैं कि कैपिटल स्टॉक में जो परिवर्तन होता है उसी का नाम हमारा विनियोग है। ये सकल विनियोग और शुद्ध विनियोग, ये दो शब्द हैं। अगर सकल विनियोग में से मशीनरी के टूट फूट को घटा लेते हैं, डेप्रिसिएशन को घटा लेते हैं, तो नेट इन्वेस्टमेंट हमारा हो जाएगा। इस नेट इन्वेस्टमेंट का ये भी एक आपका देखें, जैसे अगर एक वर्ष में बचाया कितना है वो तो हमारी होगी फ्लो, और आज कितनी बचत है वो होगी हमारी स्टॉक। तो इसलिए यहाँ पर जो बात कर रहे हैं वो हम फ्लो की बात कर रहे हैं। यहाँ पूंजी निर्माण जो है वो भी हमारा एक फ्लो है। पूंजी निर्माण, एक देश के अंदर कितनी मशीनरी का हमने निर्माण किया है, ये भी फ्लो है। ये पूंजी निर्माण के द्वारा हम कितना भविष्य के अंदर उत्पादन करने की सामर्थ्य को जुटा रहे हैं, कितनी हमारी सामर्थ्य रहेगी, भविष्य में उत्पादन करने की क्षमता हमारी क्या रहेगी, ये इन्वेस्टमेंट के ऊपर डिपेंड करेगी। इस तरह से ये सारी की सारी चीज़ें आपस में जुड़ी हुई हैं, इंटरलिंक्ड हैं, और इन सब का देश की सामर्थ्य, देश के उत्पादन क्षमता, देश के जीवन स्तर, ये राष्ट्र में इन चीज़ों के ऊपर जाकर के डिपेंड करता है। एक और शब्द जो ज़्यादा महत्वपूर्ण कई बार माना जाता है वो है पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय। उसके अंदर हमारी नेशनल इनकम जो है, उस नेशनल इनकम को पॉपुलेशन के अंदर भाग देते हैं। पॉपुलेशन एक स्टॉक है और नेशनल इनकम एक फ्लो है। इस फ्लो के अंदर स्टॉक का भाग देंगे तो ये भी हमारा एक फ्लो बन जाता है कि एक वर्ष के अंदर एक व्यक्ति के हिस्से के अंदर क्या आया वो इसका आता है। इस प्रकार से राष्ट्रीय आय और राष्ट्रीय आय से जुड़ी हुई विभिन्न अवधारणाएं हैं जो सारी की सारी आपस में इंटरलिंक्ड है, आपस में जुड़ी हुई है, आपस में गुथी हुई है। सबका अपना अपना महत्व है, सबका संबंध पूरे राष्ट्र से है, पूरे देश के समस्त साधनों से है, समस्त साधनों के द्वारा उत्पादित की गई वस्तुओं और सेवाओं से है। इसलिए इन सब को राष्ट्रीय आय से संबंधित अवधारणाएं कहते हैं। और इनका उपयोग क्या होगा, अगले वीडियो में हम राष्ट्रीय आय को कैसे मेजर किया जाता है, मापने की क्या क्या विधियां हैं, कौन सी 3 विधियां हैं, किस तरह से इनका इम्पोर्टेंस है, वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।